हाय गाइस। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं पावर शेयरिंग हमारे क्लास 10 के सिविक्स का चैप्टर 1। तो दिल थाम के बैठ जाइए, बढ़िया से इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपको ये चैप्टर क्लियर होने वाला है। इसके बाद आप जो एनसीईआरटी रीडिंग करोगे भाई बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका से। बेल्जियम की बात करें तो वो यूरोप में एक स्मॉल कंट्री है जो कि फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। इसकी पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा पॉपुलेशन है और इसका साइज़ उतना ही है जितना हमारे हरियाणा स्टेट का साइज़ है। अब फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग 59% लोग डच बोलते थे और वेलोनिया रीजन में रहने वाले 40% लोग फ्रेंच बोलते थे और 1% लोग कहीं जर्मन बोलते थे। और ब्रुसेल्स जो उसकी कैपिटल है उसके साथ ये प्रॉब्लम थी कि 80% लोग तो फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो है वो डच बोलते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये मान लीजिए एक बेल्जियम का मैप है। तो इसमें ये चीज़ 3 रीजन में डिवाइड था। मान लो ये फ्लेमिश रीजन है और एक ये फ्लेमिश रीजन हो गया, ये वेलोनिया रीजन हो गया और ये आपका ब्रूसेल्स हो गया। तो यहाँ पर रहने वाले लोग डच बोल रहे हैं। 59% में सारे लोग डच बोल रहे हैं, 40% में यहाँ पे फ्रेंच बोल रहे हैं। पर ब्रूसेल्स की ये प्रॉब्लम थी कि 80% तो फ्रेंच बोल रहे हैं पर 20% डच बोल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका हमारा साउथ एशिया में एक आइलैंड नेशन है। पॉपुलेशन की बात करें तो हरियाणा के सिमिलर ही है, अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन। मेजर ग्रुप इसमें 2 हैं, सिन्हाला स्पीकर्स जो 74% है, तमिल स्पीकर्स जो 18% है। और तमिल्स में भी 2 सब ग्रुप्स आते हैं, श्रीलंकन तमिल्स और तमिल नेटिव्स। देखो अगर मेजॉरिटी की बात करें तो डच स्पीकिंग के जो लोग थे वो मेजॉरिटी में थे। वो हमारे फ्रेंच के लोगों में उनको सप्रेस कर रहे थे क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वो माइनॉरिटी में थी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी। तो वो उनको सप्रेस करने लगी। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई वो हम आगे देखते हैं। देखो जैसा मैंने बताया कि डच स्पीकिंग जो मेजॉरिटी थी वो क्या कर रही थी, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग माइनॉरिटीज़ पे अपना हुक्म चला रही थी, यानी कि उनको सप्रेस कर रही थी क्योंकि वो लोग मेजॉरिटी में थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि अगर डच, जर्मन, फ्रेंच कम्युनिटी इनके आपस में लड़ाई होने लगे, मतभेद होने लगे, यानी कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे। अब ये बहुत ही मेसी पार्टीशन को लीड करने लगा, यानी कि ये सारी जो सिचुएशंस थी ये आगे चल के एक मेसी पार्टीशन को लीड किया। दोनों साइड जो है अपना कंट्रोल ब्रुसेल पे करना चाहते थे, यानी कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों ही लोग अपना जो क्लेम है यानी कि कंट्रोल है वो ब्रूसेल्स पे करना चाहते थे। अब ब्रूसेल्स में देखो डच स्पीकिंग मेजॉरिटी कंट्री में है और फ्रेंच स्पीकिंग मेजॉरिटी कैपिटल में है। देखो कंफ्यूज मत होना, अगर बेल्जियम कंट्री है, पूरे बेल्जियम में देखा जाए अगर तो डच स्पीकिंग के लोग ज़्यादा हैं। पर अगर ब्रूसेल्स यानी उसकी कैपिटल में देखा जाए तो फ्रेंच स्पीकिंग के लोग ज़्यादा हैं क्योंकि 80% लोग फ्रेंच बोल रहे थे और 20% यहाँ पे डच बोल रहे थे। बाकी तो फ्लेमिश रीजन में डच बोल रहे थे, पर ब्रूसेल्स में तो सिर्फ 20% ही डच बोलते हैं। तो वही चीज़ मैं बता रहे हैं। उसके बाद देखो क्या हुआ, अब तो इसी वजह से जो फ्रेंच स्पीकिंग थी और डच स्पीकिंग थी दोनों ही अपना कंट्रोल ब्रूसेल्स पर करना चाहते थे। श्रीलंका की बात करते हैं फिर से। देखो सिन्हाला कम्युनिटी ने क्या हुआ, एक बिगर मेजॉरिटी को एंजॉय किया क्योंकि सिन्हाला जो थे 74% यानी मेजॉरिटी में थे। उन्होंने क्या किया, अपने विल यानी कि अपनी हुक्म चलाई पूरी कंट्री पे। और मोस्ट ऑफ द जो सिन्हालास थे वो बुद्धिस्ट थे और तमिल्स में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते थे। और कुछ 7% जो है क्रिश्चियंस थे। तमिल और सिन्हाला को मिला के कुछ 7% ही क्रिश्चियंस थे। श्रीलंकन तमिल्स जो है वो नॉर्थ और ईस्ट साइड कंट्री, अगर ये मान लो श्रीलंका है, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा ईस्ट है, तो इसी साइड पर जो है हमारे श्रीलंकन तमिल्स रहते थे। अब देखो अब हम पढ़ेंगे मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में जो मेजॉरिटी के लोग थे तो वहाँ पर क्या हुआ, देखो श्रीलंका जो है 1948 में इंडिपेंडेंट हो गया और सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो क्या कर चाहते थे कि वो पूरी गवर्नमेंट को डोमिनेट करना चाहते थे अपनी मेजॉरिटी को यूज़ करके। उसके बाद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट में क्या किया, मेजॉरिटेरियन नाम की सीरीज़ को अडॉप्ट किया और उसमें सिन्हाला सुपरमैसी को इस्टेब्लिश किया, यानी कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी
इलेक्ट होकर जो गवर्नमेंट बनी थी उसने मेजॉरिटेरियन नाम की सीरीज़ को अडॉप्ट करके सिन्हाला सुपरमैसी को इस्टेब्लिश कर दिया। अब 1956 में एक एक्ट पास्ड हुआ सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए। तो 1956 में क्या हुआ, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया गया और तमिल लोगों को डिसरिगार्ड कर दिया गया, यानी कि उनकी लैंग्वेज को तो डिसरिस्पेक्ट कर दिया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ को फॉलो किया और गवर्नमेंट भी क्या कर रही थी, सिन्हाला को फेवर कर रही थी यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो सिन्हालास को ज़्यादा मिलती थी एज़ कम्पेयर टू तमिल्स। उसके बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन क्या स्टेट करता था कि जो स्टेट है वो क्या करेगा, बुद्धिज़्म को फॉस्टर और प्रोटेक्ट, यानी कि बुद्धिज़्म को प्रमोट करेगा, बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि आपने देखा जो सिन्हालास थे वो कौन थे, वो बुद्धिज़्म थे हमारे, यानी कि सिन्हाला की लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्ट करना है और उसी को प्रमोट करना है। जैसे ये देखो, ये श्रीलंका का हमारा मैप है, इसमें ऐसे बताया श्रीलंकन तमिल। ये देखिए यहाँ पे मैंने नॉर्थ और ईस्ट बताया था, तो ये नॉर्थ ईस्ट एरिया वाले में श्रीलंकन तमिल्स रहते थे, इतने में हमारे इंडियन तमिल्स रहते थे। और ये देखिए मेजॉरिटी पार्ट कौन है, सिन्हाली, यानी कि सिन्हाला वाले लोग हैं। जब श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा मेजॉरिटिज़म की वजह से, तो क्या हुआ, ग्रोइंग एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब है कि अलगाव का भाव, यानी कि श्रीलंकन तमिल्स को एलिनेशन की फीलिंग ग्रो होने लगी। उन्हें लगने लगा कि अब वो लोग जो हैं उन्हें उनकी नीड्स को इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें अलग कर रहे हैं। तो एक कॉन्फ्लिक्ट की फीलिंग आने लगी उन लोगों के अंदर। जो रिपीटेड गवर्नमेंट मेजर्स, यानी गवर्नमेंट के बार बार जो ऑर्डर आ रहे थे, उसकी वजह से श्रीलंकन तमिल्स के अंदर एलिनेशन की एक फीलिंग आ गई थी। उन्हें लगा था कि जो सिन्हाला लीडर्स हैं, बुद्ध सिन्हाला लीडर्स के द्वारा ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं बनी हुई हैं और उनके नीड्स को इग्नोर किया जा रहा है। मेजॉरिटेरिज्म क्या होता है, देखो, एक ऐसा बिलीफ कि मेजॉरिटी ही कंट्री को रूल करेगी, माइनॉरिटी नहीं रूल कर सकती। और मेजॉरिटी किसी भी वे में उस कंट्री को रूल कर सकती है, चाहे जिस वे में वो चाहे वो माइनॉरिटी की विशेज़ और नीड्स को डिसरिगार्ड क्यों ना कर रहे हो, पर फिर भी अगर वो मेजॉरिटी है तो वो ऐसा मान सकते हैं कि वो ही कंट्री रूल करेंगे। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, मेजॉरिटेरिज्म। अब देखो तमिल ईलम डिमांड क्या थी, 1918 के दौरान क्या हुआ कि बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो है बनी थी, क्या मांग रही थी, तमिल ईलम। ईलम का मतलब होता है स्टेट, तो एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट मांग रही थी नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। वो लोग इसी साइड रहते थे श्रीलंकन तमिल्स, वो अपना एक अलग स्टेट की मांग करने लगे कि हम अपना स्टेट खुद चला लेंगे, क्योंकि उनकी नीड्स को सिन्हालास तो भाई नहीं सुन रहे थे। अब डिस्क्रिमिनेटिंग मेजर्स के बारे में पढ़ते हैं। 1956 का ऐड ने क्या किया, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और तमिल की लैंग्वेज को डिसरिस्पेक्ट किया गया, जैसा मैंने अभी पहले बताया। अब सिन्हालास के लिए प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ आने लगी, यानी कि यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ये सारी चीज़ों की जो बेनिफिट्स हैं वो सिन्हालास को मिलने लगे। नया कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करो, बुद्धिज़्म को प्रमोट करो, यानी कि सिन्हाला की जो लैंग्वेज और कल्चर है उनको प्रमोट और प्रोटेक्ट करो। तमिल ने, जो तमिल्स थे हमारे, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। क्या स्ट्रगल किया, देखो तमिल लोग चाहते थे कि तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज बने, तो उन्होंने ये डिमांड रखी कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाए और जॉब्स और एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, चाहे वो सिन्हालास हों चाहे वो तमिल्स हों। पर उनकी जो डिमांड्स थी वो रिपीटली मना की जा रही थी, यानी कि उन्हें डिनाई कर दिया जा रहा था। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि सिन्हाला और तमिल दोनों की कम्युनिटी के बीच में क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। फिर हुई सिविल वॉर। देखो अब ये कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ के क्या बन गया, सिविल वॉर बन गया। हज़ारों लोग जो हैं, दोनों सिन्हालास से भी और श्रीलंकन तमिल से भी हज़ारों लोग मारे गए। बहुत सारी फैमिलीज़ को फोर्स किया गया कि वो ये कंट्री छोड़ के चले जाएं। और जो सिविल वॉर है बहुत ही ज़्यादा टेरिबल सेटबैक उसकी वजह से हुआ सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री की जो सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट भी पड़ा था। और जो सिविल वॉर है वो 2009 में एंड हुई थी। जब में एकोमोडेशन क्या हुआ, यानी कि अब उन्होंने नया पाथ क्या लिया, एक डिफरेंट पार्ट। देखो बेल्जियम के लीडर्स जो हैं उन्होंने रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज किया, यानी पहचान लिया। 1970 और 1993 के बीच में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजेस की 1970 और 1993 के बीच में। वो एक ऐसा अरेंजमेंट चाह रहे थे कि कुछ ऐसा एक अरेंजमेंट बनाना चाह रहे थे कि सारे लोग जो हैं वो साथ में रह पाएँ
और ये जो अरेंजमेंट वो चाह रहे थे ये बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव था और बाकी कंट्रीज से अलग था। बेल्जियन मॉडल जो था, बेल्जियन मॉडल इन्होंने जो क्रिएट किया उसमें क्या क्या एलिमेंट्स थे, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसने डच और फ्रेंच स्पीकिंग के इक्वल नंबर इंश्योर किए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी मेंबर्स रहेंगे, अगर मान लो 10 मेंबर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो 5 डच के रहेंगे और 5 फ्रेंच के रहेंगे, तो इक्वलिटी होनी चाहिए। और कुछ स्पेशल लॉ जो है, कुछ स्पेशल लॉज जो बनाए गए उसमें जो राय ली गई वो दोनों कम्युनिटीज़ से इक्वल ली गई, ताकि कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी कोई भी लॉ इम्पोज नहीं कर सकती। दोनों कम्युनिटी से राय ली जाएगी, दोनों कम्युनिटी की एग्रीमेंट होनी चाहिए। बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर थी वो स्टेट गवर्नमेंट में दे दी गई, एक फ्लेमिश में और वैलोन में। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सब ऑर्डिनेट नहीं है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अब ये दोनों जो है अलग अलग हो चुके हैं। स्पेशल अरेंजमेंट था ब्रुसेल्स वालों के लिए कि ब्रुसेल्स के पास अब एक सेपरेट गवर्नमेंट थी और दोनों कम्युनिटीज़ के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी, यानी ना डच बड़ा है ना फ्रेंच बड़ा है, दोनों इक्वल बना दी गई। अब बेल्जियम के यूनिक मॉडल क्या था, बेल्जियम ने एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट को इम्पोज किया। देखो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के बेल्जियम के पास एक थर्ड लेवल की गवर्नमेंट थी, जिसको हमने बोला कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या था, जो हमारी डच, जर्मन, फ्रेंच ये सारी स्पीकिंग कम्युनिटी थी, इनसे इलेक्ट हुए इन ऐसे जो ये स्पीकिंग जो ये लैंग्वेज बोलते थे उन लोगों से इलेक्ट करके एक गवर्नमेंट बनती थी, जिसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते थे। ये जो गवर्नमेंट है इसके पास कौन सी पावर होती थी, कल्चरल, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते थे उससे रिलेटेड जो भी पावर है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास होती थी। एक कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है लेकिन सक्सेसफुल मॉडल था। देखो, जो बेल्जियन मॉडल था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था उन लोगों के लिए भी जो बेल्जियम में रह रहे हैं। ये अरेंजमेंट जो है, पर इस अरेंजमेंट ने बहुत ही अच्छा वर्क किया, यानी कि अच्छा खासा ये सक्सेसफुल हो गया। इसने किस किस चीज़ों में हेल्प किया, अवॉइड सिविक स्ट्राइक बिटवीन द टू मेजर, यानी कि दो मेजर कम्युनिटी यानी कि फ्रेंच और डच के बीच में कॉन्फ्लिक्ट लाने से और चीज़ें ख़राब होने से बचाएं, उसको हटाया। और कंट्री की जो डिवीज़न है कि लैंग्वेज के बीच में कंट्री डिवाइड हो रही थी, यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग वाले जो लोग थे वो दोनों लोग कंट्री को डिवाइड करना चाह रहे थे लैंग्वेज के बेसिस पे। तो फ्रेंच, ये जो बेल्जियम का मॉडल था उसने ये चीज़ भी प्रिवेंट की कि कोई भी कंट्री जो बेल्जियम कंट्री है वो दो लैंग्वेज के चक्कर में हमारी जो कंट्री वो डिवाइड ना हो। अब इससे हमें कौन कौन सी चीज़ें पता चली, देखो बेल्जियम के बारे में क्या पता चलेगा। देखो, बेल्जियम एक डेमोक्रेसी है जो पावर शेयरिंग को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रही थी। लीडर्स को समझ आ गया था कि जो कंट्री की यूनिटी है वो पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब हम सारी कम्युनिटीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे। सिर्फ एक, चाहे मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, सारी कम्युनिटीज़ की रिस्पेक्ट करने के बाद ही हम लोगों में यूनिटी ला सकते हैं। उन्होंने सारी कम्युनिटीज़, सारे रीजन्स के इंटरेस्ट, उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट किया था और इसकी वजह से पावर शेयरिंग हुई, यानी कि अब दोनों कम्युनिटीज़ के लोग जो थे वो खुश थे। श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका भी एक डेमोक्रेसी है लेकिन वो पावर शेयरिंग से डील नहीं कर पाती है। मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है अपना डोमिनेंस दिखाना चाहते थे, माइनॉरिटी कम्युनिटी भी, यानी कि सिन्हाला वाले जो थे वो तमिल स्पीकर पे, श्रीलंकन तमिल्स पे अपना हक जमाना चाहते थे, समझ लो। अब उन्होंने क्या किया, ये जो इसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी, उन्होंने पावर शेयर करने से रिफ्यूज़ कर दी। जैसे बेल्जियम में पावर शेयर हो गई तो सब कुछ ठीक हो गया, पर श्रीलंका में क्या हुआ कि उन्होंने पावर शेयर करने से मना कर दिया और अब दूसरों की इंटरेस्ट को, यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी की इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, कंट्री के बीच में यूनिटी भी नहीं हो पाई और कन्फ्लिक्ट्स हो गए। तो हम पढ़ते हैं कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों, यानी कि पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए किसी भी कंट्री में। पावर शेयरिंग हमारी जो है डेमोक्रेसी की, यानी कि डेमोक्रेसी की आत्मा है। इसमें जो है हम दो रीजंस पढ़ते हैं कि पावर शेयरिंग हमारे डिज़ायरेबल क्यों है। पहले हम प्रूडेंशियल रीजंस पढ़ेंगे। देखो, पावर शेयरिंग जैसे हमने देखा, पावर शेयरिंग क्या कर रहा था, सोशल ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी है उसे कम कर रहा था, वायलेंस यानी कि हिंसा जो है उसे बचा रहा था और पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी भी इंश्योर कर रहा था। उसके बाद जो मेजॉरिटी दूसरों पर अपनी विल को इम्पोज करते हैं वो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए अट्रैक्टिव लगे, पर
अगर उसे वो चीज़ बहुत लंबे टाइम तक चलता है तो वो यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है, लोगों के बीच में जो यूनिटी है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। मोरल रीजंस में क्या क्या है, देखो डेमोक्रेसी जो है पावर शेयरिंग के ही बारे में है और पीपल के पास पूरा पूरा राइट है कि वो इस चीज़ पर कंसल्ट कर सकें कि उन्हें कैसे गवर्न किया जा रहा है और वो इस सिस्टम में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पे जो सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेशन के थ्रू अपना सिस्टम बना सके, यानी कि जहाँ पे जनता की भी सुनी जाती हो, वो ही एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट यानी वो ही एक अच्छी गवर्नमेंट है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, देखो पावर शेयरिंग के फॉर्म्स पढ़ते हैं। अब पावर शेयरिंग ये क्यों, जैसे मैंने पहले बताया कॉन्फ्लिक्ट को कम कर रहा है, पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी को इंश्योर कर रहा है और डाइवर्स ग्रुप के जो व्यूज़ हैं उनको रिस्पेक्ट कर रहा है और सबके पास एक अपनी आवाज़ होती है, मतलब उन्हें राइट टू स्पीक भी होता है। देखो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पहले पढ़ते हैं, ये पहला फॉर्म है हमारा। पावर जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में बटी होती है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब हर ऑर्गन के पास एक लिमिटेड पावर होती है और जो एक दूसरे पर चेक भी करते हैं और एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। पावर जो है गवर्नमेंट के बीच में शेयर्ड होती है अमंग डिफरेंट लेवल्स, जैसे कि ये जनरल या सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके अंदर भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, रीजनल गवर्नमेंट होगी, तो इसकी जो पावर है वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी कंट्री के लिए होती है और स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक कुछ अलग अलग रीजन्स के लिए होती हैं। तो अब हम और फॉर्म्स पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। सोशल ग्रुप्स, देखो पावर अमंग सोशल ग्रुप्स भी डिवाइड होती है, जैसे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर की जाती है। लिंग्विस्टिक्स का मतलब जो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते हैं। इससे क्या होता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है उसको भी इक्वल जस्टिस मिलता है, उसको भी न्याय मिलता है। और रिजर्व सीट्स और लीगल अरेंजमेंट्स जो हैं वो इंक्लूजन को इंश्योर करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स की बात करें तो पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स जो हैं वो पावर को कंट्रोल करते हैं। सिटीजन्स के पास पूरा राइट है कि वो कंटेंडर्स के अमंग खुद चूज़ कर सकते हैं कि उन्हें कौन लीड करेगा या गवर्नमेंट कौन होगी। जो पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन होता है वो ये इंश्योर करता है कि जो पावर है वो हमेशा एक ही हाथ में नहीं रह सकती, ये चीज़ जनता डिसाइड करेगी कि किसके हाथ में कब पावर रहेगी। अलायंसेस फॉर्म होती हैं, अलायंसेस फॉर्म होके अगर उनकी जो अलायंसेस हैं वो इलेक्ट हो जाती हैं तो वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं और उसके बाद पावर को शेयर करते हैं। सो गाइस, ये था आपका चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।